हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मॉडल सेट 3 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। साथ में मॉडल सेट 1 और 2 का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो मैं वीडियो में सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट करूं तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं क्रैश कोर्स भी चलाऊंगा और क्रैश कोर्स में से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम लोग सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये है 15 नंबर क्वेश्चन। यही इंटीग्रल है, इसी इंटीग्रल को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर? सबसे पहले देखिए, ये कुछ जगह कॉस फाई और कुछ जगह साइन फाई है। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, और यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है। ये कॉस फाई डी फाई, अगर मान लीजिए साइन फाई को हम लोग सब्सटीट्यूट करें और साइन फाई की जगह टी पुट करें तो डिफ्रेंशिएट करने पर कॉस फाई डी फाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी। तो इसकी जरूरत पड़ जाएगा कॉस फाई डी फाई का, तो इसको आप छोड़ करके बाकी को साइन फाई पुट कर दीजिए। बाकी को साइन फाई में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी साइन फाई है, न्यूमरेटर में रहने दीजिए। ये कॉस स्क्वायर जो फाई है, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर फाई को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये हम लोग लिख गए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। यहाँ पर इस इंटीग्रल को हम लोग न्यूमरेटर को तो ज्यों का त्यों रखते हैं, 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई, और डिनोमिनेटर को समझिए। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको लिख जाते हैं। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग इसको -4 साइन फाई को, और फिर कांस्टेंट टर्म जो है वो उसको लिख जाएंगे। तो कांस्टेंट है 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा +4। अब हम लोग यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? यहाँ पर पुट करते हैं, इसको नंबर 1 करके हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन फाई को टी। साइन फाई इक्वल टू, अगर टी हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल, तो कॉस फाई डी फाई, और यहाँ हो जाएगा आपका डी टी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आई में पुट करते हैं तो आई इक्वल टू होगा क्या? आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 साइन फाई को टी मान रहे हैं तो 3t माइनस 2, 3t माइनस 2, और ये जो कॉस फाई डी फाई है उसके जगह हम लोग लिख जाते हैं डी टी। देखिए कॉस फाई डी फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी टी, और साइन फाई को टी माने हुए हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और -4t साइन फाई की जगह टी +4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे जरा समझिएगा। 3t माइनस 2 रहने देते हैं और डिवाइडेड बाय, ये आप देख रहे हैं टी स्क्वायर है, ये 4t को तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना 2t इंटू 2, 40 हो जाएगा, और ये 4 को हम लोग लिख जाते हैं 2 स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो dt है वो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, dt। देखिए इसको हम लोग ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए, इसी फॉर्मूला में आ गया ये। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए ये रिपीटेड फैक्टर है, t माइनस 2 2 बार रिपीट हो रहा है, t माइनस 2 ही 2 बार फैक्टर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जरा समझिएगा। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। इसको हम लोग नंबर 2 करके छोड़ देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज होगा कैसे? सबसे पहले तो हम लोग रिपीटेड फैक्टर है तो लिखेंगे a कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय t माइनस 2, एक रूल है ये, प्लस b डिवाइडेड बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये नंबर डाल देते हैं हम लोग 3। ये ऐसा रूल है पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर
एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों को एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं तो एलसीएम तो आपका t-2 का होल स्क्वायर आएगा। t-2 से डिवाइड करेंगे तो a इंटू t-2 और यहाँ पर t-2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं a इंटू t-2 प्लस b किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा 3t-2। क्यों? डिनोमिनेटर के तो इक्वल है, आप देख रहे हैं, तो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग इक्वल कर दिए, इसको नंबर डाल देते हैं 4। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप कोई भी वैल्यू टी का यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टी का वैल्यू पुट करते हैं 2 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगा। कोशिश करना है अगर कुछ टर्म 0 हो रहा है तो वही पुट कीजिए। 2 पुट करने से 0 आ जाएगा तो क्या होगा, 2 - 2 0, ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा और यहाँ पर t की जगह 2 पुट करेंगे, 3 2 6, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 तो नहीं आएगा, t का कोई भी वैल्यू पुट करने से टर्म 0 नहीं आएगा, तो कुछ भी पुट कर दीजिए जो पहले पुट किए उसको छोड़ करके। तो 2 पुट किए तो 2 को छोड़ करके 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कीजिए, 0 पुट करने से आसान होगा। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2a आ जाएगा, ये -2a प्लस b और यहाँ क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब b का वैल्यू पता है, a पता करना है, तो यहाँ से जरा समझिए, -2a बराबर क्या होगा, b को उधर ले जाएंगे, -2 - b यानी कि -2 और b का वैल्यू हम लोग को 4 पता है, तो -4 कितना आ गया, -6 आ गया। अब जब -6 निकल गया तो -2 आप उधर डिवाइड कर दीजिए, a का वैल्यू हो जाएगा 3, तो -2 उधर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्चुअली आया था -2 = -6 आया था, देख लीजिए -2a = -6 आया है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से मैं इम्प्लाइज ही लिख देता हूँ, यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आ रहा है 3। अब a और b का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है, तो a b का वैल्यू पता चल चुका है, तो कहाँ पर पुट करेंगे, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज किए यहाँ पर पुट करेंगे। 3t-2 का होल स्क्वायर का ये वैल्यू है ना, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे और b का भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयरफॉर ये कौन सा नंबर था, नंबर जो है वो है 3 इम्प्लाइज। 3 से हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इम्प्लाइज, 3 में था 3t-2 डिवाइडेड बाय t-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर था सबसे पहले a का वैल्यू निकला है 3 डिवाइडेड बाय t-2 था, प्लस b का वैल्यू 4 निकला है, b डिवाइडेड बाय t-2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली जो यहाँ पर सपोज किए हैं, देखिए यहाँ पर a डिवाइडेड बाय t-2 और प्लस b डिवाइडेड बाय t-2 का होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू 4 निकला हुआ है ना यहाँ पर, तो हम लोग पुट कर दिए, a का भी वैल्यू पुट कर दिए और b का वैल्यू भी पुट कर दिए। अब हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। 1 एक्चुअली इंटीग्रल था, इसी को इंटीग्रेट करना था, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, 1 शायद नहीं था, नंबर था 2 है। देखिए i जो है वो इसी इंटीग्रल के इक्वल है, तो इसका वैल्यू हम लोग अब पुट कर देंगे इस इंटीग्रल में। जरा समझिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इम्प्लाइज 2 से i इक्वल टू क्या था, i में यही इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, 3 डिवाइडेड बाय t-2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय t-2 का होल स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल निकल जाएगा। तो अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय t-2 इसको इंटीग्रेट करते हैं। फिर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं और ये ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो t-2 का पावर -2 हो जाएगा। अब जरा समझिए इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला log mod t-2, और यहाँ पर ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये पावर में उसमें 1 ऐड करते हैं, यहाँ हो जाएगा t-2 का पावर -2 है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो -1, और फिर -1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो गया। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, ये 3 log है आपका 3 log t-2 mod t-2, और यहाँ पर जरा समझिएगा ये क्या है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 और इसको नीचे ले आएंगे, नीचे लाएंगे तो पावर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो क्या होगा, -4
डिवाइडेड बाय t माइनस 2 और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्चुअली t तो हम लोग माने थे ना, देखिए क्या माने थे यहाँ पर पुट किए थे t इक्वल टू साइन फाई को ही t माने थे। तो हम लोग लास्टली फिर क्या करते हैं, t के जगह साइन फाई पुट कर देते हैं। साइन फाई माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय साइन फाई माइनस 2 और यहाँ पर है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में ये इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। ये कैसे अब निकालेंगे जरा समझिए। सबसे पहले तो इसको हम लोग i मान लिए और यहाँ जो रूट अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 है, तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर। और फिर देखिए आगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x और प्लस 20। तो बस एक काम किए हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। और इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पर ऊपर में लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक का रूट अंडर भी हो सकता है या बिना रूट का भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये जो नीचे जो है ऊपर जो न्यूमरेटर है 6x प्लस 7, उसको मान लेंगे a इंटू दिस क्वाड्रेटिक, यहाँ जो भी क्वाड्रेटिक होगा उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, a इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस b, ये हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। इसको न्यूमरेटर को हम लोग इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। a और b कोई कांस्टेंट होगा जिसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप जरा समझिए। यहाँ पर दैट इज 6x प्लस 7 यहाँ पर रहने देते हैं और इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 9, 20 को डिफरेंशिएट करने पर तो 0 हो जाएगा, प्लस b, इसको नंबर हम लोग डाल देते हैं 2। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। दैट इज ये 6x प्लस 7 यहाँ रहने दीजिए और ऐसा करते हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ax और यहाँ पर पहले लिख जाते हैं b और उसके बाद a को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 9a, उसके बाद लिख जाते हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो x का कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होगा। तो इक्वेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2a और यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है 6, ये भी इक्वल होगा, इसको नंबर डाल देते हैं 3। और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है b माइनस 9a और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 7, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, नंबर डाल देते हैं 4। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इक्वल है तो x का कोएफिशिएंट इधर और x का कोएफिशिएंट इधर, ये भी इक्वल होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म है b माइनस 9a और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 7, ये भी इक्वल होगा। तो अब a का वैल्यू निकालते हैं हम लोग 3 से a का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 2 उधर डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 आने की 3 आ जाएगा। अब a जब पता है तो b निकाल लेते हैं। b कहाँ से निकालते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 4 से हम लोग b निकाल लेते हैं। तो 4 से कैसे निकलेगा b का वैल्यू जरा समझिए। b इक्वल टू हो जाएगा 9a को हम लोग उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और प्लस 9a। a का वैल्यू हम लोग को पता है, a का वैल्यू निकाले हुए हैं, a का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। तो 7 प्लस 9 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 9 3 जा 27 और प्लस 7 34 आ जाएगा। तो b का वैल्यू निकल गया। अब जब a और b हम लोग को पता चल चुका है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 में। 2 से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इम्प्लाइज 6x प्लस 7 इक्वल टू 6x प्लस 7, ये है यहाँ पर 7 इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 9। तो a का वैल्यू निकला हुआ है, a का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस b का वैल्यू 34। एक्चुअली इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस किए, अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। चेक कीजिए, 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा माइनस 27 प्लस 34। तो देखिए तो कितना आ जाएगा 6x और 34 में 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो यही चीज़ आ जाएगा।
लेकिन हम लोग इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किए, किस फॉर्म में, एक कांस्टेंट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ये देखिए एक कांस्टेंट है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और प्लस एक दूसरा कांस्टेंट है, तो इसी फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करना रहता है। अब देखिए 1 से हम लोग आगे लिखते हैं, 1 इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या होगा, जरा समझिएगा। 1 में आई का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो 6x + 7 के बदले हम लोग ये लिखेंगे 3 × 2x - 9 + 34, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जो है वो ज्यों का त्यों रहने दीजिए। डिनोमिनेटर आपका है x² - 9x + 20, ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और यहाँ पर dx है। अब क्या करेंगे जरा समझिए, हम लोग दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ये जो चीज़ है इसको इसमें भी डिवाइड करते हैं और इसमें भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 2x - 9 डिवाइडेड बाय √x² - 9x + 20, और यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड करेंगे, अभी dx नहीं, dx एक साथ में लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट रखते हैं, ये हम लोग इसमें भी डिवाइड किए, ये इधर भी डिवाइड करेंगे, प्लस 34 डिवाइडेड बाय √ है x² - 9x + 20, और ये पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देते हैं, आई का वैल्यू निकल रहा है तो हम लोग इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को। तो देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, ये न्यूमरेटर में 2x - 9 है, मैं दिखा रहा हूँ एक बार, जरा समझिए। आई इक्वल टू 3 कांस्टेंट को बाहर कर दिए 2x - 9 और डिवाइडेड बाय √x² - 9x + 20, यहाँ पर है √x² - 9x + 20 है, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, प्लस इसको यहाँ पर माइनस है, ये थोड़ा सा मैं ठीक से लिख जा रहा हूँ, और फिर प्लस। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा टर्म है, 34 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √x² - 9x + 20, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो 34 को हम लोग बाहर कर दिए और इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाय √x² - 9x + 20। अब ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा समझिए, ये x² है यहाँ पर, इसको I1 मान लेते हैं, ये हम लोग 3 लिख जाते हैं और इसको I1 मानते हैं, और प्लस 34 और इसको मानते हैं I2, या अगर I1 और I2 नहीं मानते हैं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मत मानिए I1 I2, हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² - 9x + 20 को t मानते हैं इन फर्स्ट इंटीग्रल। हम लोग सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल में कर रहे हैं, सेकेंड इंटीग्रल इंटीग्रेट हो जाएगा इन फर्स्ट इंटीग्रल। देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको रूट के साथ में भी आप टी मान सकते हैं, ये पूरे रूट को भी मान सकते हैं टी, या बिना रूट का भी मान सकते हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। तो इसको हम लोग टी मान लेते हैं इन फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल में ये टी पुट कर रहे हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से √ हट जाएगा, x² - 9x + 20, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा t²। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x² का तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -9, इसका तो 0 हो जाएगा, और dx से मल्टीप्लाई होगा, और t² का होगा 2t और dt से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये 2x - 9 है ना यहाँ पर, इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ रहा था, इसीलिए हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ले आए हैं यहाँ पर। तो अब देयरफॉर i इक्वल टू क्या होगा, 3 तो रहने दीजिए, हम लोग सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल में ये पुट करेंगे, तो 2x - 9 dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 2t dt लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ जो √ है उसका वैल्यू हम लोग माने ना, √ पूरे का वैल्यू t माने हुए हैं, तो यहाँ पर t लिख जाइए, ये पूरे का डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अब जरा समझिए क्या करते हैं, इधर प्लस 34 ये कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका भी रूल है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम लोग को सेट करना पड़ेगा। कौन सा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जरा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर x² लिख जाते हैं, इस 9x को लिखते हैं हम लोग ऐसे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 9 / 2, जस्ट ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पर 9x है
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए 2 और 2 कट जाएगा, 9x ही बचेगा ना यहाँ पर। अब ये 9/2 का होल स्क्वायर को हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 9/2 का होल स्क्वायर को हम लोग बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ऐड किए अपने से तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। प्लस 20 जो है वो रहने दीजिए और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9/2 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या काम किए हैं। एक्स स्क्वायर को तो जो कहते हो, ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 2 से डिवाइड किए, देखिए 2 कट जाएगा, -9x ही बचेगा। ये अपने से ऐड किए हैं और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए। और 20 जो पहले से था वो है ही। क्यों काम हम किए ऐसा, ये फॉर्मूला में आ गया, a² - 2ab + b² के फॉर्मूला में आ गया, तो इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से में लिख सकते हैं। तो अब जरा समझिए, ये t और t तो कट जाएगा, ये दोनों t कैंसिल हो गया, तो 2 को भी बाहर कर दीजिए 6, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। और यहाँ पर जरा समझिएगा 34 और 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये रूट अंडर है, ये a² - 2ab + b² यानी कि x - 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप थोड़ा रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 20 और 9 का होल स्क्वायर 81 और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 4 आप एलसीएम ले लीजिएगा, 4 × 2 = 80 - 81 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा dx। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये तो आसानी से कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर लिया, -1/4 आया। अब जरा समझिए यहाँ पर क्या करते हैं, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इसको, यहाँ पर 6 रहने देते हैं, 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रल x नहीं, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा, और प्लस 34 यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x - 9/2 का होल स्क्वायर, x - 9/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और साथ में यहाँ पर dx है। तो ये क्या हो गया, 6 और t किसको माने थे, t का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, देखिए t माने हैं यहाँ पर रूट अंडर x² - 9x + 20, तो इसी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं t का। तो t का वैल्यू है रूट अंडर x² - 9x + 20 और फिर प्लस 34 और इसका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x² - a² का फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रल का। ये फॉर्मूला है log mod ऑफ x प्लस रूट अंडर x² - a² और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग c ऐड करते हैं, तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल जरा समझिए, 1/रूट अंडर x², x के जगह ये पूरा है, x² - a², a के जगह 1/2 है, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो उस फॉर्मूला से लिख सकते हैं log mod x की जगह है यहाँ पर क्या, x - 9/2 है, और प्लस रूट अंडर x² - a², तो x² मतलब x - 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस a² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में हम लोग यहाँ पर अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो ये t का वैल्यू पुट कर दिया और ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रल का, इस फॉर्मूला से हम लोग इसका इंटीग्रल लिख गए। अब बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यही आंसर हो जाएगा, रूट अंडर x² - 9x + 20 रहने देते हैं, और साथ में यहाँ पर आप देखिए 34 लॉग भी लिख जाते हैं, और मॉड x - 9/2। अब जरा समझिए ये क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली ये जो रिजल्ट है आप ये देख रहे हैं, ये आया कहाँ से, यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, और फिर ये कहाँ से आया है, ये एक्चुअली आया है इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे थे। आप देखिए ये जो चीज़ था इसी को हम लोग अरेंज किए थे, इतना लिखे थे, फिर ये चीज़ को इतना लिखे, फिर इसको हम लोग इतना लिखे, तो यही चीज़ नहीं यहाँ पर है, इसको हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसी चीज़ को हम लोग लिखे थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए, इसको स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही आएगा। तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उस प्रोसेस को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, क्योंकि इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिखे थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है जो वेक्टर से है। तो वेक्टर से है तो यहाँ पर दो वेक्टर दे दिया है, एक तो ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है। अब फिर 2a प्लस बी निकालना है, फिर a डॉट बी निकालना है, a क्रॉस बी निकालना है, a स्क्वायर निकालना है, अब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है। तो एक एक करके ये 5 क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले a और b जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख गए। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, a का वैल्यू हम लोग को पता है, b का वैल्यू पता है, तो a का जो वैल्यू था 2i माइनस जे प्लस 3 के, फिर b का वैल्यू 3i प्लस जे माइनस 2 के, ये लिख गए। निकालना है, सबसे पहला काम करना है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी निकालते हैं, 2 रहने देते हैं। a का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दिए, प्लस b का वैल्यू भी पता है तो b का वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करते हैं आगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4i माइनस 2j प्लस 6k हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या होगा, ये तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 3i प्लस जे माइनस 2k। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 4i प्लस 3i 7i हो जाएगा, 7i कैप, माइनस 2j प्लस जे माइनस जे कैप, और 6k माइनस 2k 4k कैप हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका। 2a प्लस बी निकालना था वो निकल गया। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर a डॉट बी भी निकालना है। तो a डॉट बी कैसे निकालते हैं जरा समझिए। अब दूसरा नंबर सवाल मैं बता रहा हूँ, इसी का सेकेंड नंबर में है a डॉट बी। तो पहले हम लोग वेक्टर a लिख जाते हैं, फिर वेक्टर b लिख जाते हैं। a का वैल्यू हम लोग को पता है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और डॉट b का भी वैल्यू पता है, b का वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये दोनों वैल्यू हम लोग को पता है। अब जरा समझिए कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसका i का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो i का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3, प्लस j का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है और यहाँ पर j का कोएफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर k का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट -2 है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख जाएंगे। यही प्रोडक्ट का रूल होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। इसका i j के कोएफिशिएंट को इसके i j के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 2 3 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और 3 2 -6 आ गया। तो ये -6 प्लस 6 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है -1, तो एक आंसर ये हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, फिर a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a क्रॉस b। तो पहले तो a का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू है, वो हम लोग लिख गए दोनों, और दोनों का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, एक डिटर्मिनेंट से निकल जाता है, i कैप j कैप और k कैप, ये लिखते हैं। फिर इसका यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट 2 -1 और 3, सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट 3 1 और -2। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, यही a क्रॉस b निकल जाएगा। तो अब डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम लोग फर्स्ट रो से करते हैं। तो यहाँ पर i कैप लिख जाते हैं, फर्स्ट रो से कर रहे हैं। i कैप के लिए इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, -1 × -2 2 हो जाएगा, और -1 × 3 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर -j कैप, यहाँ पर लिखेंगे j कैप। j कैप के लिए इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, 2 2 -4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 3 3 9, तो ये -9 हो जाएगा। और प्लस k कैप, k कैप के लिए हम लोग यहाँ पर ये वाला नंबर ले रहे हैं, ये वेक्टर ले रहे हैं, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, 2 × 1 2, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, और खुद माइनस है, देखिए प्लस हो जाएगा। माइनस होता है ये दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस खुद है और माइनस भी होता है, तो प्लस हो जाएगा +3। तो कितना आ जाएगा ये, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख जाते हैं, 2 - 3 -i कैप, फिर -4 -9 -13 आएगा, और खुद माइनस पहले से है तो +13 j कैप, और फिर लास्ट है 5k कैप। तो ये इस तरीके से a क्रॉस b निकाल लिए, यही आंसर हो जाएगा। अब फिर एक और क्या कहता है आगे,
यहाँ जो निकालना है वो ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं जरा समझिए। ए स्क्वायर ये 4th नंबर में कहता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वही, उसी को आप ए स्क्वायर कह सकते हैं। एक्चुअली ए क्या है, ए बताता है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए एक्चुअली यही वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर, जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते चले जाते हैं। कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर है आपका 3 स्क्वायर। अब ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना आता है, और फिर इसका होल स्क्वायर भी है। देखिए ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकला है रूट अंडर में, और फिर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा, तो यहाँ पर अब बचेगा 4 और -1 का होल स्क्वायर 1 और 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 + 1 10 + 1 14 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, हाँ ए स्क्वायर भी निकाल लिए। अब फिर क्या करना है, हम लोग को निकालना है प्रोजेक्शन भी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्वेश्चन है 5th नंबर में यही है। तो प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। ए डॉट बी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग ए डॉट बी निकाले हुए हैं कि नहीं। ए डॉट बी कितना निकला हुआ है, -1 निकला हुआ है, और बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है 3i + j - 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना 3i + j - 2k है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू है वो -1 है, और मॉडुलस b का निकालना है। तो b वेक्टर है क्या, b वेक्टर 3i + j - 2k है, तो यहाँ पर लिख जाते हैं 3i + j - 2k। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही वेक्टर था अभी, 3i + j - 2k, हाँ यही वेक्टर है। तो b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस j का 1 का होल स्क्वायर 1 और -2 का होल स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय ये 9 + 1 10 रूट अंडर 14, तो ये हो गया प्रोजेक्शन। हम लोग वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर बी पर, ये -1 बाय रूट अंडर 14 आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जरा समझिए लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, r = एक वेक्टर है प्लस लेमडा और एक दूसरा वेक्टर है, मतलब r = a प्लस लेमडा b इस फॉर्म में है, लेमडा बी इस फॉर्म में। देखिए r = a प्लस लेमडा बी। अब ये किस तरीके का लाइन होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और ये लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। एक क्या बता रहा है, ये वाला जो वेक्टर है ये बता रहा है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, जिस फिक्स्ड पॉइंट से, उसका पोजीशन वेक्टर, और ये वेक्टर बी के पैरेलल होगा। जैसे ये लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है, तो ये वेक्टर बी के पैरेलल होगा। तो इस तरीके का लाइन है यहाँ पर r = a प्लस लेमडा बी, इसको a के जगह a1 कर देते हैं और प्लस लेमडा b1 कर देते हैं। एक और दूसरा इक्वेशन है r = a2 प्लस म्यू b2, r = a2 और प्लस म्यू b2, ये 2 लाइन का इक्वेशन है। अब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो जरा समझिए ये लाइन में आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, लेमडा बी, बी के जगह ये जो वेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वेक्टर है वो सेम है। देखिए यहाँ पर भी 2i + 3j + 6k और यहाँ पर भी 2i + 3j + 6k, तो ये दोनों लाइन में b जो वेक्टर है यहाँ पर है और यहाँ पर है वो दोनों सेम है, तो हम लोग b लिखते हैं इसको। b1 और b2 नाम अलग अलग नहीं दे रहे हैं, बल्कि दोनों को हम लोग b कर दे रहे हैं। अब जरा समझिए यहाँ पर ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन है और एक सेकेंड लाइन जो है वो सेकेंड लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है। देखिए फर्स्ट लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है और सेकेंड लाइन भी बी वेक्टर के पैरेलल है। ये दोनों जो है वो इसी वेक्टर के पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये जो 2 लाइन अलग अलग आपको दिख रहा है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि ये वेक्टर आपका सेम है, यहाँ पर वाला वेक्टर और यहाँ वाला वेक्टर आपका सेम है। तो जब दोनों वेक्टर सेम है मतलब क्या हुआ,
कि ये b है, यहाँ पर भी b है, मतलब ये पहला लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है, दूसरा लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है। अंतर है कि ये पहला लाइन a1 पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा लाइन पास जहाँ से कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर a2 है। दूसरा लाइन जहाँ से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर a2 है, लेकिन दोनों b के पैरेलल है, दोनों इसी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पर और इस पर, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b, क्रॉस वेक्टर b और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग को काम क्या करना पड़ेगा जरा समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले a1 और a2 लिख लेंगे, कंपेयर करेंगे इससे कंपेयर करके a1 का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू तो ये है, प्लस a2 का वैल्यू ये हो जाएगा और प्लस म्यू b तो वही है। तो a1 a2 और b लिख लेंगे। अब a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ कर देंगे, फिर मॉड b से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस पूरे का मॉडुलस निकाल लेंगे। या फिर मॉडुलस जो है आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऊपर का मॉडुलस और फिर नीचे का मॉडुलस। तो इस वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे, मॉड b से डिवाइड कर देंगे, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को जरा समझिए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए दो लाइन का इक्वेशन है वो लिख दिया हूँ यहाँ पर, जरा समझिए। गिवन लाइन सर, यही दो लाइन था, r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k, एक लाइन। दूसरा लाइन था r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये दोनों लाइन था। तो द एबव टू लाइन्स पासेज थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर, पहला लाइन पास जहाँ से कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, उसको a1 मान लिया, a1 इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पहला लाइन एक ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरा लाइन जो है वो ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसको हम लोग a2 मान लिए, a2 इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k रिस्पेक्टिवली। पहला लाइन इस पॉइंट से, दूसरा लाइन इस पॉइंट से, एंड बोथ आर पैरेलल टू द वेक्टर्स, और दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल है। ये पहला लाइन इस वेक्टर के पैरेलल और यही वेक्टर यहाँ पर भी है, दूसरा लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल। तो बोथ आर पैरेलल टू वेक्टर्स b, जहाँ पर b का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो नाउ a2 माइनस a1 निकालेंगे अब। तो a2 का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पर a2 का वैल्यू जस्ट 1 मिनट, देखिए a2 का वैल्यू है क्या, 3i प्लस 3j माइनस 5k, ये a2 का वैल्यू हो गया। और फिर माइनस a1 का वैल्यू, a1 का भी वैल्यू पता है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3i में i सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2i हो जाएगा, 3j में 2j सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस j हो जाएगा, और माइनस 5k और माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा, तो माइनस k हो गया। तो हम लोग निकाल लिए a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगले पेज में मैं लिख रहा हूँ a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो a2 माइनस a1 देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले हैं ना, a2 माइनस a1 2i प्लस j माइनस k है, तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ 2i प्लस j माइनस के। और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर b भी हम लोग को पता है, देखिए वेक्टर b कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो इसी वेक्टर को 2i प्लस 3j प्लस 6k को लिखे हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ i, j और k लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे 2, 1 और माइनस 1, सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे 2, 3 और 6। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये i लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर i, और इसके साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू 6 हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस खुद आएगा प्रोडक्ट में और माइनस करना पड़ता है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3। फिर माइनस j के साथ क्या लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 6 या 12 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 2। और फिर k लिखेंगे, यहाँ पर k के साथ क्या लिखेंगे, k के साथ ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9i,
हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड किए हैं, आप लिख भी सकते हैं। जब एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को तो किस रो से एक्सपेंड किए हैं वो आप लिख सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। पहले भी मैं एक बार एक्सपेंड किया हूँ एक सवाल में, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए 6 + 3 हो जाएगा 9i कैप, और 12 + 2 14 -14 j कैप, और फिर 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 k कैप हो गया। इसका मॉडुलस का जरूरत पड़ता है तो हम लोग अब निकाल लेते हैं इसका मॉडुलस। नाउ यहाँ पर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b, इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस क्या होगा, वेक्टर तो यही है ना, इसका वेक्टर निकाल चुके हैं। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 9 का होल स्क्वायर 18 हो जाएगा, सॉरी 81, 9 का होल स्क्वायर 81, और 14 का होल स्क्वायर 196, और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। अब ये सभी को आप अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 6 + 6 12, 12 + 1 13, और फिर 1 1 2 2 और 9 11 11 और 8, यहाँ आ रहा है 11 और 8 आ रहा है 19, और फिर 1 1 2 293 आ रहा है। अब 293 जो है वो रहने दीजिए, अगर फैक्टर होता है तो आप चेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। वेक्टर बी का भी मॉडुलस निकाल लेते हैं। एंड वेक्टर बी का मॉडुलस होगा क्या, वेक्टर बी तो हम लोग को पता है, वेक्टर बी यही है ना, तो यही वेक्टर बी है, इसका मॉडुलस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 + 3 का होल स्क्वायर 9 + 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये आ रहा है रूट अंडर 49, यहाँ पर 36 + 4 49 आ रहा है, और 49 का रूट अंडर हो जाएगा 7। अब जरा देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 1 and 2, दोनों लाइन पैरेलल था, लाइन्स 1 and 2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, फॉर्मूला है मॉड ऑफ a2 माइनस a1, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b, ये फॉर्मूला है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, देखिए इसका मॉडुलस निकला हुआ है रूट अंडर 293 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 293 है और डिवाइडेड बाय b का मॉडुलस 7, तो यही आंसर निकल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीपी पर है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है ये z को, z = 50x + 15y है, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 5x + y <= 100, x + y <= 60 और xy > 0। तो इस एलपीपी के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए। सबसे पहले तो इस एलपीपी को हम लोग लिख जाते हैं, यहाँ पर मैं जो एलपीपी दिया हुआ है उसी चीज़ को लिख दिए हैं। गिवन एलपीपी मैक्सिमाइज करना है z = 50x + 15y। जो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो पार्ट है ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो मैक्सिमाइज करना है x और y का वैल्यू ऐसा पुट करना ताकि ये z का मैक्सिमम वैल्यू मिले, लेकिन x y जो पुट करेंगे वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्या कंडीशन है, 5x + y <= 100 और x + y <= 60। तो ये दोनों को कहते हैं कंस्ट्रेंट कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, और ये कहलाता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। किसी भी एलपीपी के सवाल में x और y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, x और y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये कहलाता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। 3 पार्ट होता है एलपीपी का, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दीज 2 इक्वेशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। तो अब इस तरीके के सवाल को बनाएंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड से ही आपका सॉल्यूशन पूछा जाता है जनरली, और ये एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका रहेगा इस टाइप का। तो आप सीख लीजिए कि कैसे हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कन्वर्टिंग द गिवन इनइक्वेशंस। यहाँ जो 3-4 इनइक्वेशन है उसको हम लोग इनइक्वेशंस को कर देते हैं कन्वर्ट इक्वेशंस में, वी गेट। अब इस इनइक्वेशन को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वलिटीज को हटा करके इक्वलिटीज का साइन दे देना है, <= को हटा करके इक्वल का साइन दे देना है। 5x + y = 100, फिर x + y = 60। यहाँ x > 0 है, ये 2 चीज़ है यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट। x > 0 है और y भी > 0 है। तो
तो एक बार x इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार y इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां इनइक्वलिटीज का साइन था सब जगह इक्वलिटीज का साइन दे दिया और नंबर 1 2 3 4 कर दिए। अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये जो 4 इक्वेशन है वो उसको ग्राफ में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए ये सभी तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट जो 2 है वो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है। ये तो दोनों डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। बचा ये 2, तो ये 2 किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कैसा लाइन होगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग पता करते हैं, एक जैसे आप 10th क्लास में करते थे, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बना लेते थे जिसमें x और y का वैल्यू पुट कर देते थे। एक बार हम लोग y 0 पुट करते थे, x निकाल लेते थे। मान लीजिए y 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा। यहाँ पर 5x इक्वल टू 100 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया। और फिर अगर x इक्वल टू 0 पुट करते थे, ये 0 पुट किए तो ये गायब हो जाएगा, y इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट से पास किया। 2 कौन सा पॉइंट पास किया, x कोऑर्डिनेट 20 है, y कोऑर्डिनेट 0, और दूसरा पॉइंट कहाँ से, 0 और 100 यहाँ से पास किया। तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। एक बार y को 0 पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, y 0 है और x का वैल्यू 20 आ गया। यहाँ पर हम लोग x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू 100 आ गया। तो हम लोग लिखते हैं कि ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, द लाइन 1 पासेज थ्रू द पॉइंट्स 20 0, इसका नाम दे दिए a1, और दूसरा था 0 100, उसका नाम दे दिए b1। अब यही आया था, एक बार x के जगह y के जगह 0 पुट किए थे तो x का वैल्यू 20 आया था, और एक बार x के जगह 0 पुट किए तो y का वैल्यू 100 आया था। यही दोनों इक्वेशन था। अब फिर इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन देखिए, एक बार हम लोग x की जगह 0 पुट कर देंगे। यहाँ अगर x आप 0 पुट कीजिएगा तो y कितना आ जाएगा, देखिए y इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। अब फिर अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, x का वैल्यू, अगर y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये दूसरा जो लाइन है, दूसरा लाइन कहाँ से पास कर रहा है, एंड द लाइन टू पासेज थ्रू द पॉइंट एक 60 0 को हम लोग नाम दे रहे हैं A2 एंड 0 60 उसका नाम दे रहे हैं B2। तो ये दोनों लाइन कहाँ से पास करता है वो हम लोग बना लेते हैं, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों लाइन जहाँ से पास कर रहा है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा समझिए कौन कौन सा पॉइंट था। एक पॉइंट जो था A1 20 0, B1 0 100, यहाँ पर था A1 20 0 था, और एक B1 था 100 0 100, यहाँ पर था 0 100 था, और फिर एक A2 था, ये था 60 0, दूसरा लाइन पास कर रहा था, और एक B2 था ये 0 60। तो ये दूसरा लाइन जो पास कर रहा है उसका है, और ऊपर वाला जो है वो पहला लाइन का है। तो ग्राफ हम लोग लेंगे, ग्राफ में सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाना है 100 तक, और ये सभी 10 का मल्टीपल है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको 10 मान लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट को 10, यहाँ पर आप 20 मान लीजिए। तो एक है ना 20 0, तो A1 पॉइंट यही होगा, यही पॉइंट हो जाएगा A1 जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 20 0। और फिर ये है दूसरा पॉइंट B1 0 100। तो देखिए ये 10 होगा, 20 30 40 60 सॉरी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पर आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 100। x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100। तो यही दोनों पॉइंट से लाइन पास करेगा। देखिए मैं एक बना रहा हूँ लाइन, ऐसा लाइन आएगा। ये पहला जो इक्वेशन है यही दोनों पॉइंट से पास कर रहा था। तो पहला लाइन का इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा लाइन का बनाते हैं, 60 0 और 0 60 है। तो 60 0 कहाँ होगा, ये है 10 20 30 40 50 60 0 यहाँ आ रहा है, और दूसरा 0 60। तो 10 20 30 40 50 60 60 0 60 यहाँ आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया आपका A2 जिसका कोऑर्डिनेट है 60 0। एक्स एक्सिस के y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है। और यहाँ पर आ गया आपका B2 नाम दे देते हैं इसका 0 60 है। तो यही दोनों लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, मतलब दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाने से कुछ ऐसा लाइन आएगा, ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
मान लेते हैं P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P का कोऑर्डिनेट भी पता कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर पीछे में दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं लिखा था ना कि लाइन 1 पास कर रहा है ये 2 पॉइंट से, लाइन 2 पास कर रहा है 2 पॉइंट से। तो अब यहाँ पर लिखते हैं लेट लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया था ना, कहाँ पर किया था, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया था, इसका नाम हम लोग दे दिए P। तो मान लेते हैं कि लेट लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 2 में 1 या 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 में 1 नहीं, हम लोग क्या करते हैं 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, जैसा समझिए 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होगा, 5x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ 5x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट का ये है और सेकेंड का है x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 100 माइनस 60। अब जैसे भी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए ये y से ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 5x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x और 100 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू 4 इधर डिवाइड कर देते हैं तो 40/4 मतलब ये हो जाएगा 10। फिर y निकालते हैं, y कहाँ से निकालेंगे, कहीं से भी 1 या 2 में से किसी से भी निकाल लीजिए। तो 2 से देखिए y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू x को उधर ले जाते हैं 60 माइनस x, और x का वैल्यू तो निकला हुआ है ना, x का वैल्यू 10 है तो ये आ गया 50। तो ये P का कोऑर्डिनेट निकल गया जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, P का कोऑर्डिनेट निकल गया, x कोऑर्डिनेट आया है आपका 10 और y कोऑर्डिनेट आया है 50। तो अब जरा समझिए ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये जहाँ इंटरसेक्ट किया उसका कोऑर्डिनेट है 10 और 50। अब जरा समझिए ये जो लाइन है यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 था, और ये जो लाइन है ये लाइन का इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 60। एक्चुअली हम लोग को काम क्या करना है जरा इसके बारे में समझिए। मैं एक बार क्वेश्चन पर आता हूँ, आप देख रहे हैं इसको मैक्सिमाइज करना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट का एक सेट बना लेंगे, उसका रीजन पता कर लेंगे कि ये सभी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा रीजन का पॉइंट होगा, और उस रीजन को कहते हैं फिजिबल रीजन। तो यहाँ पर आप देखिए ये लेस देन इक्वल टू 100 है, ये लेस देन इक्वल टू 60 है, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट करता है ये हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में समझिएगा। एक्चुअली है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 ये था, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 ये था, और फिर x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में समझिए कि x और y नेगेटिव नहीं है, मतलब जो भी पॉइंट होगा इस सभी को सेटिस्फाई करने वाला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि x और y नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पॉइंट सिर्फ लेना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए मैं फिगर भी जो बनाया हूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया हूँ, क्योंकि एलपीपी में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस जरूर रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किए थे। इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट होगा। इस लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा वो सब इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए इसको सेटिस्फाई करने वाला। क्वेश्चन में ये था लेस देन इक्वल टू 100, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट होगा, लाइन वाला पॉइंट तो होगा ही, लाइन का पॉइंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन लेस देन 100 कब आएगा जरा समझिए, किधर होगा। ये जो लाइन है ये लाइन पूरे प्लेन को दो भाग बांट देगा। अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो एक इधर आ जाएगा और एक उधर जाएगा। तो किधर वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, इधर वाला लेस देन 0 का करेगा या उधर वाला करेगा, ये कैसे पता करेंगे। तो इधर कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके चेक कीजिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इधर वाला कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए, सबसे आसान होगा 0 ओरिजिन का। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए। देखिए इस लाइन के इस साइड ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर पुट करते हैं 5 × 0 + 0 क्या लेस देन 100 आ रहा है, जरा इसको समझिएगा। ये तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो सही है, 0 तो 100 से छोटा है ना, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई किया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं x भी 0 y भी 0, तो ये
0 लेस देन 100, ये सही है, 0 तो 100 से छोटा होता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, इधर वाला कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इस साइड वाला पॉइंट पर जाइएगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए जिधर सेटिस्फाई कर रहा है उधर वाला पॉइंट सभी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन इधर वाला सारा पॉइंट हो जाएगा। किधर वाला? ओरिजिन के साइड वाला, उधर वाला नहीं होगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए इधर आते हैं 60 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए तो 5 और x के जगह 60 पुट कर देते हैं, y के जगह 0 पुट कर देते हैं, लेस देन 100 आता है, जरा समझिए। 5 × 60 300 हो गया। 300 तो 100 से छोटा नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा, लेस देन नहीं है। तो इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है, इधर वाला सेटिस्फाई करता है। तो इधर जितना भी पॉइंट होगा, इधर जितना भी पॉइंट होगा वो सब इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, x + y ≤ 60। तो इसका कौन सा पॉइंट होगा, जरा इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग पुट करके चेक करेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 0 + 0 <= 60 आता है, ये 0 आ रहा है, 0 <= 60 आ रहा है, सही है ये, 0 तो 60 से छोटा है। तो ओरिजिन के तरफ वाला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इधर ही इसका भी पोर्शन होगा, इधर ही होगा, और जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सभी ये चारों को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए ना, हम लोग को किसको किसको सेटिस्फाई करने वाला चाहिए। ये 2 तो था ही, और साथ में x और y भी > 0 था। तो ये चारों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इस लाइन के इधर भी चाहिए, इस लाइन के इधर भी चाहिए। क्या ये वाला पोर्शन होगा? ये वाला पोर्शन नहीं होगा। क्यों? ये वाला पोर्शन जो है वो इस लाइन के ऊपर चला जाएगा ना, जबकि इस लाइन के नीचे चाहिए। इधर वाला पोर्शन नहीं होगा, इधर वाला पोर्शन इस लाइन के इधर से हम लोग को चाहिए, और इस लाइन के इधर जा रहा है। तो कौन कौन सा पॉइंट नहीं होगा जरा समझिएगा। ये वाला सभी हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वो सब हो जाएगा, जरा समझिए। ये पूरे को सेटिस्फाई करेगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पार्ट को। और इस लाइन से भी इधर है, और ये वाला पोर्शन जो है वो इस लाइन से भी इधर है। तो कॉमन पोर्शन लिखना है जो सभी को सेटिस्फाई करता है, और इसी रीजन को जितना भी पॉइंट है सब ये चारों को सेटिस्फाई करेगा। और ये सेट को कहते हैं, ये पूरा रीजन को कहते हैं फिजिबल रीजन कहता है। तो इसको बनाना है कैसे, इस तरीके से मैं यहाँ पर बना दिया हूँ। उसी चीज़ को यहाँ पर इसको शेडेड कर दिया हूँ। जो कॉमन पोर्शन है, जो फिजिबल रीजन है, वो यहाँ पर मैं शेड कर दिया हूँ, छायांकित कर दिया हूँ। और पॉइंट था आपका, ये जो लाइन है A1 20 0 से और B1 0 100 से पास कर रहा था। ये जो लाइन था A2 60 0 से और B2 0 60 से, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है P पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट 10 50। अब क्या करते हैं, अब निकालना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कौन मैक्सिमाइज करता है। तो ये याद रखिएगा, ये एक बाउंडेड रीजन है, इन्फिनिटी तक नहीं गया है, ये एक लिमिट है, यहाँ पर बाउंडेड रीजन है, कुछ खास चीज़ों से घिरा हुआ है ये। तो जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड हो गया, और कॉर्नर पॉइंट यहाँ 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 और यहाँ, ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट है, यहीं पर या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम। ये रूल होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलता है। तो हम लोग यही 4 कॉर्नर पॉइंट है, उसी पर हम लोग निकाल लेंगे। पहले मैं फिजिबल रीजन के बारे में लिखा हूँ, जरा समझिए। द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस गिवन इन LPP, जो LPP में इनइक्वेशन दिया हुआ है उसका फिजिबल रीजन क्या होगा, इज शोन बाय शेडेड रीजन इन द ग्राफ। ग्राफ में जो हम लोग छायांकित भाग है उसी से दिखा रहे हैं। वी सी द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, फिजिबल रीजन तो बाउंडेड है, घिरा हुआ है कुछ खास क्षेत्र से। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, एक देखिए ओरिजिन है, फिर A1 है जिसका 20 0 है, एक P है 10 50 और B2 है 0 60। यही 4 कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का। जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसका 4 पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, एक ओरिजिन 0 0, A1 20 0, P 10 50 और B2 0 60। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट द कॉर्नर पॉइंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बना लेंगे, 4 पॉइंट था, कॉर्नर पॉइंट यही सब कॉर्नर पॉइंट था, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही था क्वेश्चन में, z = 50x + 15y। इसी का हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना था। मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम निकालना था। तो इसी का वैल्यू निकाल लीजिए, 0 0 पर निकालते हैं। तो z = क्या हो जाएगा, 50 × 0 + 15 × 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर हम लोग इस पॉइंट पर निकालते हैं 20 0 पर, तो z = हो जाएगा 50 × 20 + 15 × 0, तो ये कितना हो जाएगा
5 टू जा 10 यानी कि 1000 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10 50 पर निकालते हैं, z इक्वल टू 50 इंटू एक्स के जगह 10 प्लस 15 इंटू 50। अब ये कितना आएगा देख लीजिए, ये तो यहाँ पर 500 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7500, हाँ 750 हो जाएगा, 7500 नहीं 750 हो जाएगा। तो अब जरा समझिए ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 1250 हो जाएगा। यहाँ पर आया ये आपका 1250। और फिर एक और पॉइंट है 060 पर निकाल लेते हैं, तो z का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू एक्स के जगह 0 प्लस 15 इंटू वाई के जगह 60। तो ये आ रहा है, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 900, यहाँ पर ये आपका 900 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिला, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था z का, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, देख रहे हैं। तो यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1250 अटेंस एट पॉइंट। कहाँ पर ये प्राप्त हुआ हम लोग को, अटेंस एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर प्राप्त हुआ, यानी कि x का वैल्यू इस पॉइंट पर प्राप्त हुआ है 1050 पर, एट पॉइंट 1050। तो x इक्वल टू 10 अगर रखें और y इक्वल टू 15 रखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से LPP के सवाल को बनाना है। देखिए मेरा 3D का कुछ वीडियो है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। LPP का भी वीडियो है, LPP आप अगर शुरू से समझना चाहते हैं तो LPP का भी वीडियो है, उसका भी प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्रैश कोर्स आप चाहते हैं या नहीं। मैं आज सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताया हूँ, अब उसके बाद सेट 4 का भी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। सेट 4 के लिए सेक्शन ए सेक्शन बी का अलग वीडियो होगा, सेक्शन सी का अलग वीडियो होगा, फिर सेट 5 का भी होगा। तो ये बहुत जल्द आप लोग को ये पाँचों सेट का मॉडल सेट का वीडियो आपको मिल जाएगा। और टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए भी 5 मॉडल सेट जो जारी किया गया था उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।